कल्पना कीजिए एक ऐसी संगीत प्रस्तुति की जो मतलब गणित के लिहाज से इतनी जटिल है कि लय में एक पल की भी चूक पूरे 3 घंटे के राग को बिखेर सकती है। ओह, हाँ, या फिर सोचिए एक ऐसी आवाज जो इतनी शक्तिशाली है कि मतलब एक महाराजा ने सचमुच उस गायक को संगीत का सूर्य कहकर ताज पहना दिया हो। बिल्कुल। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर बस तारीखों और राजाओं के नामों को रट लेना काफी लगता है, लेकिन जब बात भारत की कला और संस्कृति की आती है। तो ये सीधे सीधे तथ्य अचानक एक गहरी और रहस्यमयी दुनिया में बदल जाते हैं। एकदम सही। और आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3 बेहद शक्तिशाली घरानों को: बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना और आगरा घराना। ओह, और ये चर्चा सिर्फ संगीत प्रेमियों के लिए नहीं है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी या यूपीएसएससी, उनके लिए तो ये एक गोल्ड माइन है। हाँ, मतलब कला और संस्कृति से जुड़े सबसे मुश्किल सवाल अक्सर यहीं से आते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि इन तथ्यों के पीछे की आत्मा क्या है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि ये घराने सिर्फ संगीत सिखाने वाले स्कूल नहीं है। अच्छा। हाँ, हर घराने की अपनी एक अलग आवाज होती है, अपनी एक पहचान होती है, और ये पहचान उस भूगोल से तय होती है जहाँ वे विकसित हुए। तो इसी भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं गंगा के घाटों से, बनारस घराने से। बिल्कुल। आमतौर पर जब किसी घराने का नाम लिया जाता है तो दिमाग में सिर्फ गायन की छवि आती है, लेकिन बनारस घराने की कहानी थोड़ी अलग है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो ये एक ओपन सोर्स इकोसिस्टम की तरह है। ओ, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? जहां बाकी घराने सिर्फ एक विधा तक सीमित रहते हैं, वहीं बनारस में नृत्य, ताल और सुर ये सब लगातार एक दूसरे से कोड उधार लेते हैं। यहाँ कत्थक, ख्याल गायन और तबला वादन तीनों एक साथ फलते फूलते हैं। हाँ, और इस इकोसिस्टम को खड़ा करने में अलग अलग दिग्गजों का हाथ रहा है। मतलब अगर हम इसके ढांचे को देखें तो 19वीं सदी में जानकी प्रसाद जी ने कथक परंपरा को एक नई दिशा दी और पंडित गोपाल मिश्रा ने ख्याल गायन की नींव मजबूत की। लेकिन बनारस को जो चीज सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो है इसका बाज, यानी बजाने का तरीका। तबले की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। पंडित राम सहाय जी ने बनारस की तबला वादन परंपरा को जो व्यवस्थित रूप दिया, उसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनी जा सकती है। बनारस का तबला बहुत खुला और गूंजने वाला होता है। बनारस शहर के मिजाज की तरह ही, और इसी मिजाज में एक बहुत ही खूबसूरत रंग ठुमरी का भी है। हाँ, एकदम। हमारे स्रोत गिरजा देवी जी का बहुत प्रमुखता से जिक्र करते हैं। उन्हें पूरी दुनिया ठुमरी की रानी या क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जानती है। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि ठुमरी दरअसल है क्या। ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, ख्याल गायकी जहाँ सुरों के विस्तार पर आधारित है, वहीं ठुमरी भावनाओं का खेल है। भावनाओं का खेल मतलब इसमें शब्द कम होते हैं, लेकिन गायक एक ही लाइन को 10 अलग अलग तरीकों से गाता है। मान लीजिए एक पंक्ति है, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा। ठुमरी गाने वाला कलाकार इसी एक लाइन में कभी गुस्सा दिखाएगा, कभी प्यार, कभी मान मनावल और कभी गहरी उदासी। अरे वाह! और गिरजा देवी जी का इसमें क्या योगदान रहा? उन्हें तो कई सम्मान मिले ना? हाँ, उन्हें 1972 में पद्मश्री, 89 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण मिला। उन्होंने बनारस की इस लोक प्रभावित शैली को लिया और उसे शास्त्रीय मंचों पर वो सम्मान दिलाया जो पहले सिर्फ ध्रुपद या ख्याल को मिलता था। यानी उन्होंने भावनाओं को एक शास्त्रीय कैनवस पर उकेर दिया। और अगर इसी घराने के तबला विभाग को देखें तो पंडित किशन महाराज का नाम जहन में आता है। बिल्कुल, उन्हें भी 2002 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उन्होंने और पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जैसे दिग्गजों ने बनारस की तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। गंगा के खुले घाटों और बनारस की इस भावपूर्ण दुनिया से निकलकर अब हम अपनी यात्रा का रुख राजस्थान के राजघरानों की तरफ करते हैं। ओह, जयपुर अतरौली घराना? हाँ, हम एक ऐसे घराने में प्रवेश कर रहे हैं जहां खुलापन नहीं बल्कि एक बेहद जटिल और शाही माहौल है। ये बदलाव बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो बनारस घराना जहां आम जनता और घाटों की खुली हवा में था, वहीं जयपुर अतरौली घराना शाही दरबारों की बंद महफिलों में विकसित हुआ। एकदम सही। और इसके संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान थे।
वे कोल्हापुर के राजगायक थे और उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि मिली थी। अब यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी है कि एक राजगायक होने का मतलब क्या होता है। राज दरबारों में जो श्रोता होते थे, राजा, मंत्री या अन्य संगीतकार, वे संगीत की बहुत गहरी समझ रखते थे। हाँ, वो कोई आम श्रोता नहीं थे। अगर आप उनके सामने कोई बहुत ही सीधा और साधारण राग गाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे। ठीक कहा। तो उन्हें चमत्कृत करने के लिए अल्लादिया खान साहब ने एक ऐसी शैली विकसित की जो बहुत ही जटिल थी। उन्होंने अप्रचलित रागों को चुना और कई बार दो अलग-अलग रागों को मिलाकर जोड़ राग बनाए। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, हाँ, बताइए। ये जयपुर अतरौली घराना शास्त्रीय संगीत के एडवांस्ड कैलकुलस की तरह है। ये किसी सीधी पक्की सड़क पर चलने जैसा नहीं है। ये एक ऐसी जटिल भूल भुलैया से गुजरने जैसा जहां हर मोड़ पूरी तरह से कैलकुलेटेड है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। जयपुर घराने की सबसे बड़ी खासियत ही इसके लयकारी और कॉम्प्लेक्स राग स्ट्रक्चर है। यहाँ गायक लगातार ताल के साथ लुका छपी खेलता है। पर एक बात सोचिए, जब तकनीक इतनी हावी हो जाए, जब हर चीज इतनी कैलकुलेटेड हो, तो क्या संगीत से भावनाएं गायब नहीं हो जाती? ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहीं पर जयपुर अतरौली घराने के महान कलाकारों की प्रतिभा सामने आती है। तकनीक का उद्देश्य भावनाओं को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें एक विशाल ढांचे में पिरोना था। कोई उदाहरण? किशोरी आमोनकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आधुनिक युग में इस घराने की पहचान उन्हीं से है। उन्हें 2002 में पद्म विभूषण मिला था। उन्होंने साबित किया कि अगर आप उन जटिल सुरों में अपनी पूरी रूह डाल दें तो वो गणित भी रुला सकता है। अरे वाह! और इसी घराने की एक और किंवदंती है, केसरबाई केरकर। हमारे स्रोतों में इनसे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है, जो परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वाला किस्सा। बिल्कुल। टैगोर जी जो खुद कला के इतने बड़े पारखी थे, वे केसरबाई की गायकी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें सुरश्री की उपाधि दे दी थी। आप सोचिए, टैगोर जैसे युग पुरुष का किसी आवाज से इतना प्रभावित होना क्या मायने रखता है। केसरबाई की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो उस जटिल गणितीय ढांचे को चीरते हुए सीधे दिल में उतर जाता था। और इसी महान परंपरा में मल्लिकार्जुन मंसूर का नाम भी शामिल है, जिन्हें तीनों पद्म सम्मान मिले। हाँ, और एक बात और, इस घराने का प्रभाव कत्थक पर भी पड़ा। भानु जी ने कत्थक में शिव तांडव शैली को पेश किया और विद्या गौरी अड़कर जैसी कलाकारों ने इसे और समृद्ध किया। तो जयपुर घराने में हमने तकनीक और दरबारों के प्रभाव को देखा, लेकिन अब हम जिस तीसरे घराने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जटिलता से ज्यादा अपनी असीम ऊर्जा के लिए जाना जाता है, आगरा घराना। जी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम गायकी पर बात करें, इतिहास के नजरिए से एक रहस्यमयी बात सामने आती है। वो दो संस्थापकों वाली बात। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसके असली संस्थापक 16वीं सदी के हाजी सुजान खान थे। लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि आधुनिक पहचान उस्ताद घगे खुदाबख्श ने दिलाई, जो 19वीं सदी में थे। इतना बड़ा गैप क्यों? वो देखिए, घराने रातों रात नहीं बनते। 16वीं सदी में हाजी सुजान खान में एक बीज बोया, लेकिन समय के साथ राजनीतिक उथल-पुथल होती है, राजघराने गिरते हैं, तो कला सुप्त हो जाती है। बिल्कुल। फिर सदियों बाद उस्ताद घगे खुदाबख्श जैसा कलाकार आता है। उन्होंने उन पुरानी जड़ों को खोजा और आगरा घराने को एक ऐसा व्यवस्थित रूप दिया जो आज तक कायम है। यानी परीक्षाओं के लिए ये एक बड़ा ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। वास्तविक संस्थापक सुजान खान और आधुनिक संस्थापक घगे खुदाबख्श। एकदम सही। अब अगर हम इनकी गायकी पर आएं, तो ये ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये ध्रुपद धमार का प्रभाव क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ध्रुपद सबसे प्राचीन और गंभीर शैलियों में से है। इसके लिए बहुत गहरी सांस, छाती से निकलने वाली आवाज और शारीरिक ताकत की जरूरत होती है। अच्छा। तो जब आगरा घराने ने इसे ख्याल के साथ मिलाया, तो उनकी आवाज में एक अलग ही भारीपन और शक्ति आ गई। साथ ही वे बोल बांट पर बहुत जोर देते हैं। बोल बांट यानी शब्दों का विभाजन। हाँ, वे लय के साथ खेलते हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिससे एक बहुत ही दमदार प्रस्तुति बनती है। इसका मतलब ये आगरा घराना शास्त्रीय संगीत का पावर हाउस है, जहां एकदम फुल थ्रोटेड और बेहद शक्तिशाली आवाज का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और इस दमदार कला का सबसे बड़ा प्रतीक थे फयाज खान। हाँ। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि 1908 में मैसूर के महाराजा ने उन्हें आफताब-ए-मौसीकी की उपाधि दी थी। आफताब-ए-मौसीकी यानी संगीत का सूर्य।
जरा कल्पना कीजिए 1908 के मैसूर दरबार की। कोई माइक नहीं है और एक इंसान अपनी नंगी आवाज से पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। और आधुनिक युग में विजय किचलू जी का नाम बहुत अहम है, जो आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी के संस्थापक निदेशक रहे, और इतिहास में मलका जान का भी जिक्र आता है, जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थीं। वे भी इसी घराने से थीं। तो आज के सफर में हमने देखा कि कैसे बनारस की बहुआयामी धारा जयपुर के दरबारों में जाकर जटिल भूल भुलैया बन जाती है और आगरा घराने में आकर एक शक्तिशाली दहाड़ में बदल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इन तथ्यों को समझना सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। सही कहा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। आज के दौर में जहां हर चीज 15 सेकंड की रील्स में चाहिए, वहां सदियों से चले आ रहे ये घराने जो इतना धैर्य मांगते हैं, वो अपना वजूद कैसे बचाए रखेंगे? ओह, ये सचमुच सोचने वाली बात है। उस पुराने राज दरबार और आज की वायरल दुनिया के बीच का ये टकराव कैसा होगा? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन्हीं सवालों के साथ हम आज विदा लेते हैं।